बहुत स्वागत आप सभी का। आइए अब बात करते हैं जरा वक्फ बिल को लेकर के देश के अंदर जो बातें कही जा रही हैं। पहले लगा था वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको अब जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी में उस पर विचार हो रहा है, अलग अलग लोगों से रिप्रेजेंटेशन बुला करके उस पर बातचीत की जा रही। तो लगा था कि ये मामला जो है पूरे सोच विचार के साथ और राय मशवरे के साथ आगे बढ़ेगा और इस पर कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी लगातार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। जो भारत में हमने सब देख चुके हैं, सीए एनआरसी के टाइम पर जो जितना हल्ला हंगामा सड़कों पर सब कुछ हुआ था, उसी दिशा में ले जाने की कोशिश तो है। अब इसका आगे क्या अंजाम हो अलग बात है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार इस बात को लेकर चोट किए जा रहे हैं। और किस पर चोट कर रहे हैं? वो चोट कर रहे हैं मुस्लिम मानस पर, मुसलमान देश की जो आबादी है उनके दिल पर। उनको यह बताने की कोशिश बार बार अपने कार्यक्रमों में कर रहे हैं, यह बिल अगर पास हो गया तो तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान सब तुमसे ले लिए जाएंगे। अब सोचिए कितनी गंभीर बात है ये आरोप भी लगाना कि देश की सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आ रही है जिससे मुसलमानों के मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। कह रहे हैं सब प्रॉपर्टी छीनने के लिए लाया गया कानून है। गली गली जाकर के मैंने तो बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो देखे हैं, अब प्रचार हो रहे हैं स्पीकर लेकर के हाथ में गलियों के अंदर कि ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए अपने फोन से और अपने विचार इस बिल के ऊपर बताइए, हम वहां भेजेंगे, जेपीसी को भेजेंगे। ये तो अच्छी बात है, खैर नहीं, लेकिन ये जो प्रचार है उसमें भी ये बता करके किया जा रहा है ना कि आप सच्चे मुसलमान हो तो ऐसा आप करेंगे, नहीं तो तुमको अपनी मस्जिद से प्यार नहीं है। ये बातें कह करके प्रचार किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं इसीलिए उनके मुस्लिम मानस को वो किया। और सोचे ना वो कितना वक्त पहले आया था, अभी अब तो बिल आया भी टाइम हो गया। लगा था कि सब चलो ठीक है, अभी सब ठंडे बस्ते में गया, अभी कुछ विवाद नहीं होना है, लेकिन लगातार इस किस्म की बातें। अब मैं आपको सुना रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात। असदुद्दीन ओवैसी वो जो कह रहे हैं, उनके मुद्दे, उनके इल्जाम वैसे तो पुराने साउंड करते हैं, लेकिन एक लाइन की बात है कि देश में मुसलमानों से नफरत को पैदा किया जा रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ में बदलाव करके मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और इस कानून के लिए, अब उनके शब्द, इस कानून के लिए शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। यह पूरा कानून सिर्फ नफरत से भरा हुआ है और इसी में कहीं बीच में वो नाली के कीड़े भी भूल जाते हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। आप देख रहे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। एक मस्जिद है वहां पर और बरसर इक़्तिदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है, तो उस पर ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। जो एक मंसूबाबंद तरीक़े से वहाँ पर फसाद करवाया गया, जिसमें जमा मस्जिद जैनूर को अंदर घुसकर बलवाइयों ने नुकसान पहुँचाया, मस्जिद नूर को नुकसान पहुँचाया, मस्जिद अबू बकर को, मस्जिद उमर को, और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ।
तो यकीनन ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीक़े से जैनूर में ये फसाद करवाया गया और पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पर इस तरह की हरकतें करने की कोशिशें की जा रही थी और फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ इस पुरअमन माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी, और वो इसमें अकेले नहीं हैं, बहुत बल्कि लगभग सभी जो कुछ भी अपनी प्रेजेंस रखती हैं ऐसी मुस्लिम बॉडीज़ को इस वक्त केवल वक्फ बिल दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल किसी तरीके से पास नहीं होना चाहिए, ये उनकी कोशिश है। जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और भी जितनी भी उनकी बातें हैं। क्यों वक्फ पर इतना हंगामा, इतना जोर है विजय जी? देखिए, वक्फ को लेकर जो हमेशा हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी का एक बड़ा मामला है कि जब 8.5 लाख एकड़ ज़मीन का मसला हो तो और किस किस के पास है। और मैं बार बार इसे गरीब मुसलमान और जो अमीर मुसलमान हैं उनके बीच का एक झगड़ा मानता हूँ। अब अमीर मुसलमान जो हैं सोसाइटी के, वो बहुत ताकतवर हैं, वो सोसाइटी में भी ताकतवर हैं, सरकारों में, पॉलिटिकल पार्टीज एक लार्ज स्केल एजिटेशन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोशिश की जा रही है। और हालांकि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो आपने कहा कि भाई वो माइक से अपना वो प्रचार कर रहे हैं कि उसमें जवाब, हाँ, तो वो जवाब दें, उस पर काम करें। और जेपीसी उसमें बनी हुई है, इसका मतलब केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी खुद है जो बोल रहे हैं, वो खुद भी उसमें है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसमें है। और यदि उनकी ये कोशिश है कि ये बिल पास नहीं हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो इच्छा हो सकती है उसमें रोक लीजिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो वो अपनी बात अपने पॉलिटिकल, बल्कि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी और उन जैसे नेताओं को एक बार फिर से अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मौका दे दिया। इस बहाने से कोई ना कोई बहाना चाहिए ना उनको। अभी इससे बहाना मिल गया कि भाई आप वक्त के बहाने नहीं। मुझे सर ये बड़ा डेंजरस साउंड करता है, बड़ा खतरनाक साउंड करता है कि कोई आदमी जाकर के एक मुस्लिम जलसे में ये कहे कि तुम्हारी मस्जिद छीनने के लिए, मदरसा छीनने के लिए, कब्रिस्तान छीनने के लिए कानून बनाया जा रहा है। वो मोटे तौर पर ऐसे ही कहेंगे ना, वक्त में क्या है, मोटे तौर पर ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, अब सोचिए इसका असर क्या होगा सुनने वाले के ऊपर। यही मैंने कहा कि वो इसीलिए ये तो उनको मौका मिल गया एक तरह से कि भाई आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल, किस तरह से इमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन बातों को कैसे रख सकते हैं। और इस मामले में मैं फिर से कहूंगा कि ये सरकार अपने परसेप्शन को ठीक तरह से रखने में बहुत बार कामयाब नहीं हुई है, बहुत बार। और हर बार ये झगड़ा होता है। ये जो संविधान खत्म करने का मसला था ना, वो भी परसेप्शन का मसला था। ये मुसलमानों के खिलाफ बार बार जो आप बात करते हैं मस्जिदों को ले, ये भी परसेप्शन का मसला है। आपने एक लीगल एक्सरसाइज तो कर दी कि जेपीसी के पास भेज दिया है, उसका विज्ञापन भी छप गया। मैं विज्ञापन देख रहा था जिसमें कहा गया कि भाई आप अपने जो सुझाव हैं वो भेज दीजिए। लेकिन क्या आप ये माहौल बना रहे हो देश में? भाई मैं कह रहा हूं कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं या अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, दोनों ही एक है, तो वो इस बात को देश भर के लोगों को कहें, मुसलमानों को ही कहें कि आप आइए बताइए क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत ही नहीं है, आप वो एक्सरसाइज करो, लेकिन ये परसेप्शन आप नहीं बना पा रहे। एक्सरसाइज हो रही होगी ना जेपीसी में, यही तो होता है। और क्या होता है, सलाह मशवरा देश में वो तो हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं, वो लीगल एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन देश में परसेप्शन बनाना पड़ता है ना। परसेप्शन आप बनाने में कामयाब नहीं है। ये सरकार अपने खिलाफ बन रहे विमर्श को दूर नहीं कर पा रही। ये एक साफ बात है। और राहुल गांधी की बात जोड़ूंगा इसमें। राहुल गांधी की वो भी परसेप्शन की बात है, धर्म पर हमला हो रहा है, आपके धर्म पर हमला हो रहा है। अभी संविधान पर हमला हो रहा है, अभी संविधान पर हमला हो रहा था, तो वो भी परसेप्शन में आप फेल हुए ना। अब धर्म पर हमला। देखिए ऐसा है, वैसे तो आप बहुत सोच समझ के प्रश्न करते हैं, अभी तक देखा, लेकिन इसका आपने ध्यान से नहीं सुना कि कितने भयावह तरीके से इस्लाम के उन शब्दों का प्रयोग करके भाजपा सरकार के बीच दुनिया भर के मुसलमानों को हमला करने की बात है। आपको पता है, हमारे आपके लिए शैतान साधारण शब्द है, इस्लाम के लिए शैतान क्या है? जिसको हज में जाके पत्थर मारा जाता है। ये अगर शैतानी ताकतें आदमी कह रहा है वहां, तो आपको कुरान और हदीस में शैतान का वर्णन किसको माना गया है? यह तो कंप्लीट एक मजहबी जिहाद और हिंसा को भड़काने वाला बयान है। यह तो कार्रवाई की मांग करती है। आपको बता रहा हूं, जैसे कुरान का हिंदी में पढ़ के सूरा 2 अल बकरा आयत 268, शैतान तुम्हें डराता है, निर्लज्जता के कामों पर उकसाता है। शैतान से बचने के लिए अनिवार्य है कि मुसलमान हर समय उसमें अल्लाह की शरण मांगे। माने शैतान से बचना है, तुम अल्लाह की शरण मानो, और शैतान का जो है इसके लिए जो चिकनी चुपड़ी बात है उससे बचो और उससे संघर्ष करो। और इसीलिए माना गया कि शैतान को हम पत्थर मार के आपको उसके विरुद्ध जो है आपको शक्ति दी जाती है।
तो अगर मोदी सरकार शैतानी ताकतें हैं जो इस देश में इस प्रकार से मुसलमानों के विरुद्ध कर रही है, तो ये जो छोटी बातें आप समझ रहे हैं कि ये कर देंगी वो कर देंगी, वो पूरा भयावह तस्वीर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने एक बार जो है ना शैतान शब्द का प्रयोग पश्चिमी सभ्यता के लिए कर दिया था। बोलता था मैं जानता हूं कि शैतान बहुत कठोर शब्द है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को मैं शैतानी सभ्यता कहता हूं, क्योंकि ये मनुष्य के केवल भौतिक सुख की बात करता है और उसकी संवेदनाओं भावनाओं से विलक करता है। तो उनको समझाया लोगों ने, आपको ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। तो ये जो हमारे यहां जो डेमोनाइजेशन ये कर रहे हैं ना इस समय इस्लाम की दृष्टि से, मेरे दृष्टि से वक्फ बोर्ड रहे न रहेगा, उसका क्या स्वरूप होगा उससे ज्यादा खतरनाक। और मैं मुसलमानों को भी कह रहा हूं कि इस देश में इस प्रकार की भाषा कोई बोल रहा है, अगर किसी सरकार को, किसी पार्टी को, उसके समर्थक को वो इस्लाम की दृष्टि में शैतान बता रहा है, तो उसको कौन इसको स्वीकार करेगा? और क्या इस देश के कानून में, संविधान में इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है? क्या उसके समर्थक सारे शैतान हैं, उन पर पत्थर मारा जाएगा इस देश में? यह है इसका मूल जो इसके बारे में कहा गया है। इतना तो उन्होंने भी सोच के बोला कि नहीं बोला जितना आप ले गए। अरे भाई वो इस्लाम का विद्वान आदमी है, वो शैतान बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो दुष्ट आत्माएं शब्द का प्रयोग कर। एक बार दोबारा आप सुनवाइए उसको। अगर बोला वो तो सुना, वो दोबारा सुनवाइए। बिना सोचे समझे वो आदमी बोल रहा है। अरे राजनीतिक विरोध करने का एक अलग विषय होता है, लेकिन आप शैतान जब कह रहे हैं तो संपूर्ण इस्लामी सभ्यता का शैतान दुश्मन हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अगर फैक्ट पर आप परखें, देखिए ये कानून आपके पास ही आ रहा हूं सर, ये कानून देश की संसद बनाएगी। अगर ये बना तो देश की संसद में जाने से पहले इस पर विचार करने के लिए सभी लोगों का विचार शामिल करने के लिए जो फोरम हो सकता है जेपीसी, राहुल गांधी भी अगर मांग करते हैं हटाने के मामले पर तो जेपीसी, तो वो भी इससे ही पता लगता है कि जेपीसी एक बड़ी चीज होती है। जेपी से बड़ा कोई जेपीसी से बड़ा कोई पार्लियामेंट्री फोरम नहीं, कोई कमेटी उस पर इसके अंदर चर्चा है। उसमें सिर्फ भाजपा के लोग नहीं है, उसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, खुद ओवैसी साहब भी हैं। चलें, लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं है कि ओवैसी साहब का पार्टी एक मेंबर की पार्टी है, उसके बाद भी उनको उसमें शामिल किया। पार्लियामेंट्री पार्टी में ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, तब भी उसमें शामिल किया गया उनको। लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। ये बिल पास अगर होना है तो सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। उन सारे सहयोगियों को मुसलमान वोट करते हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हम पार्टी हो, व्हाटएवर, उन सबको मुस्लिम वोट चाहिए भी, मुसलमान को वोट करते भी हैं। उनके पास सारे रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं कि आप इसका साथ मत दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कितने चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ अगर बना तो बनेगा कानून। फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में एनडीए को मेजॉरिटी है, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी मेजॉरिटी से बहुत पीछे है, कम से कम 25 सांसद कम है उसके, तो वहां भी अपने दम पर वो पास नहीं कर सकती। इतना सब कुछ होने के बाद ये बनेगा कानून, अगर बनेगा तो। और जिस शक्ल में प्रस्तुत किया गया है संसद के सामने, बनते बनते इसकी क्या सूरत हो जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। जिन चीजों पर उनको ऐतराज है, क्या पता वो चीजें इसमें रहे ही ना, लेकिन तब भी इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। समीर जी, अब मैं इजाजत 10 सेकंड और ऐड कर दूं। मैं आपसे कह रहा था, अबू धाबी के शासक जो हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, कल रात वो पहुंचे हैं, 2 दिन वो यहां पर रहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दुनिया के जितने मुस्लिम मुल्क हैं, ज्यादातर ने इस नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रखा है। हमारे यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, इन सारे देशों के साथ जितने अच्छे आज संबंध हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इससे पहले कभी नहीं थे। ये बात मेरे कहने की, हमारे पैनलिस्ट के कहने की नहीं। आप किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट को सुन लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, वो आपको इस सरकार के बारे में यही बताएगा। आप जाते हैं, आपकी सरकार अपने मृत्युदंड पाए हुए नागरिकों को छुड़वा कर ले आती है कतर से। कतर दुनिया की सबसे कट्टर ऑटोक्रेसीज में से एक मानी जाती है, जहां जो कह दिया वही नियम है। एक राजा, उसने जो बोल दिया शासक ने वो नियम। और मृत्युदंड से वहां पर छुड़वा लाना, मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में परिवर्तित कराना नहीं, छुड़वा लाना, बरी करवा लाना, वो काम भी इस सरकार ने किया है। तो कुछ तो लीवरेज है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ना, उसके बीच होती हैं बातें। सर देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर इतना ओवैसी जहर उगल रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर, और ये वक्फ बोर्ड बिल आना क्यों जरूरी है? संजौली का एक उदाहरण है। संजौली का जो घटना शिमला वाली मस्जिद, नगर निगम कमिश्नर ने 8 सितंबर को इसकी सुनवाई की थी। वक्फ बोर्ड का जो प्रमुख है वहाँ पे, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति जो देखते हैं संजौली, वो पहुंचे कमिश्नर के साथ। कमिश्नर ने कहा आपके पास मस्जिद के पेपर है? उन्होंने कहा साहब इसके पेपर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये आपको किसी ने डोनेट की थी क्या? तो बोले इसकी जानकारी नहीं है। फिर कमिश्नर ने पूछा 2 मंजिला आपने बढ़ाई, इसके किसने बढ़ाई, किसके कहने पर बढ़ाई? बोले साहब इसकी जानकारी नहीं है, हमने बढ़ाई कि नहीं बनाई।
फिर कमिश्नर ने एक पूछा, फ्लोर तो एक फ्लोर का तो पता है, दो किसने बना दिया हमें नहीं मालूम, ये जवाब दिया उन्होंने। जब उन्होंने ये पूछा, पांच ढाई फ्लोर बनाया, है। ढाई का पता नहीं। ढाई का पता नहीं है, और जब उन्होंने पूछा कि इसका जो पेमेंट हुआ है वो कैश में हुआ है या ऑनलाइन किया है, तो बोले साहब इसकी भी हमें जानकारी नहीं है कि इसकी जो 2.5 मंजिला बनी है इसका पेमेंट जो हमने कैश में करा है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। मतलब वो जमीन वक्फ बोर्ड की है या कि नहीं, किसने बनाया, किसने 2.5 मंजिला बनाई, किसने खर्चा किया, कोई जानकारी नहीं है। फिर कमिश्नर ने बोला है कि 5 अक्टूबर की डेट दी है कि 5 अक्टूबर को आप सारे पेपर लेके आइए, वरना मैं इसको सील कर दूंगा। मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये एक उदाहरण है कि जो मस्जिद है वहां पर न उनके पास पेपर है, किसी ने डोनेट किया इसकी जानकारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन किसने किया इसकी जानकारी नहीं है, पैसा किसने लगाया इसकी जानकारी नहीं है। और वो सर ओवैसी यही बात कह रहे हैं एक्चुअली। कहां कहां कागज दिखाओगे? तुमसे तुम्हारे कब्रिस्तान का कागज मांगेगा, मदरसे का कागज दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। सरकारी जमीन पे आप कब्जा करोगे तो आपके पास कागज नहीं होंगे। किसी ने अगर आपको डोनेट किया होगा तो उसका लेटर होगा ना आपके पास। यही वो कह रहे हैं, मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं। तुम अगर एक कागज कम दिखा पाए तो तुम्हारी मस्जिद ले लेगा। 8.5 लाख इतना आसान है क्या? ये बात हमको करनी चाहिए। 8.5 लाख एकड़ में से 60% की जो जमीन है उसके कागजात नहीं है, वो सरकारी जमीन है, डिफेंस की जमीन है, किसी और की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। और मैं तो ओवैसी साहब को चैलेंज देता हूं, ओवैसी साहब इतना बोल रहे हैं, ओवैसी साहब ने जो अपना फार्म हाउस बनाया है वो उसके पेपर दिखा दे कि ये उनकी कमाई के फार्म हाउस बना हुआ है। ओवैसी साहब के 42 स्टाफ है टोटल जो काम करता है, 42 लोग काम करते हैं। उनका गाड़ी का ड्राइवर है, इनके घर का जो कुक है, इनके जो गार्डनर है, इनका जो पूरा टूर देखता है, इनका जो फार्म हाउस की व्यवस्था देखते हैं, वो 42 स्टाफ की जो तनख्वाह है वो वक्फ बोर्ड की कमाई से जाती है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी दशकों से सदियों से बनी हुई मदरसों मस्जिदों पर डीएम फैसला करेगा, और डीएम ने कह दिया नहीं है कागज, तो ठीक है इलीगल हटाओ। वो आज भी करता है। इस देश के नियम कानून से चलना पड़ेगा, वो आज भी करता है। अगर आज भी जो फैसला हो रहा है तो उसी 2013 के वक्फ संशोधन से हो रहा है जो यूपीए की सरकार में हुआ। इसके पहले जो 3-4 बार कर दिए हैं। अभी भी जो स्टेट वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें कहां से होता है? गवर्नमेंट नॉमिनी होता है, सत्ता पोषित होता है। जो ओवैसी साहब हैं इनकी बात ये खतरनाक क्यों है? एक पक्ष उसका जो अवधेश जी कह रहे हैं, दूसरा पक्ष वो ज्यादा खतरनाक है। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये बाकायदा जेपीसी कमेटी में इनको जो बोलना है ये बोल सकते हैं। इनके पास लोग आएंगे कहने के लिए कि आपको ये भेजा हुआ है। भले ही जगदम्बिका पाल चेयरमैन है, लेकिन ये वन ऑफ द मेंबर हैं, यानी इनको उस पर दिमाग खुले रखकर तर्क के साथ विचार करना है। और जो व्यक्ति इतना जहर जिसके मन में भरा हो, जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए उस तरह से सोचता हो, वो कैसे उस पर सही न्याय कर पाएगा? और अगर इमरान मसूद के रहते, असदुद्दीन ओवैसी के रहते हुए, इन सब के रहते भी वक्त में जो नियम कानून है वो तार्किक तरीके से कुछ और बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इन लोगों के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब ये लड़ नहीं पा रहे हैं तर्कों से, तथ्यों से, तो सड़क पर लोगों को उतारना चाह रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं ये विशुद्ध प्रॉपर्टी का मसला है। रिलीजन इसमें एक आवरण है, और ये बड़े मुसलमानों की सुख सुविधा भोग का, अय्याशी करने का, मौज करने का एक मसला भर है।